तो आइए आज की लाइव क्लास अपन शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं मानव भूगोल इकाई 3 का पहला अध्याय और ऑल ओवर 5वां अध्याय हम पढ़ रहे हैं। मनुष्य की प्राथमिक क्रियाएं हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कल मनुष्य की प्राचीनतम आर्थिक क्रियाओं के बारे में पढ़ा था, आखेट और खाद्य संग्रहण के बारे में। और आज हम पढ़ रहे हैं विश्व की दूसरी या फिर यूँ कहें क्रमबद्ध रूप से प्राचीन प्राथमिक क्रिया पशुचारण के बारे में। इन क्रियाओं का अध्ययन करने का मुख्य उद्देश्य केवल ये नहीं है कि प्राचीन समय में इनका स्वरूप क्या था ये जानना है, बल्कि इनको पढ़ने का प्रमुख उद्देश्य ये भी है कि वर्तमान समय में ये क्रियाएं किस रूप में की जा रही हैं और विश्व के कौन कौन से हिस्सों में कि कहाँ कहाँ की जा रही है, ये जानना भी जरूरी है। क्योंकि आज भी विश्व के बहुत सारे प्रदेशों में ये क्रियाएं अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है अर्थव्यवस्था में, और इसीलिए मानव भूगोल के विद्यार्थी के लिए इन क्रियाओं की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं अपना। पशुचारण। जैसा कि इसमें हमने देखा है कि आखेट पर निर्भर नालसू ने जब ये महसूस किया कि केवल आखेट से जीवन का भरण पोषण नहीं किया जा सकता, तब मनुष्य ने पशुपालन व्यवसाय के बारे में सोचा होगा। ये हम पूर्वानुमान लगा रहे हैं कि प्रारंभ में मनुष्य ने जब इस धरती पर जन्म लिया था तो वो एक जंगली जानवर की तरह था। यानी वर्तमान समय के संदर्भ में मैं कहूँ तो जंगल में जिस प्रकार वन्य जीव जंतु रहते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी जंगल में रहा करता था, और वो अपने आसपास जो कुछ भी किसी भी रूप में उसको मिलता था उसे अपना भोजन बना लिया करता था। लेकिन जब धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ी, मनुष्यों की संख्या बढ़ी, तो समूह बनने लगे, और जब इसके समूह बने तो इसको ज़्यादा भोजन की आवश्यकता हुई, और जो ये घुमंतु जीवन व्यतीत किया करता था जंगलों में, तो इसने एक जगह रहने के बारे में भी सोचा होगा। फिर इसने महसूस भी किया होगा कि जिन जानवरों को ये मारकर खा रहा है, जिनका शिकार कर रहा है, उनको अपने साथ भी रखा जा सकता है। इसने कभी भी कोई भी कल्पना की होगी, इसको पता चला होगा कि इनको साथ रखना भी लाभदायक हो सकता है। जैसे कभी इसने देखा होगा कि किसी जानवर को मार कर खा रहे हो तो वो जानवर है वो अपनी माता का दूध पी रहा है, तो इसने सोचा भी इसको ऐसा क्या मिल रहा है जो ये खा पी करके इतना तंदुरुस्त रहता है। तो इसने ट्राई किया होगा, कोशिश किया होगा, तो इसको अंदाज़ा लगा होगा कि इनसे भी कोई तरल पदार्थ निकलता है जिसे पी करके ये छोटे छोटे बच्चे हैं वो इतने हष्ट पुष्ट रहते हैं। तो इसके दिमाग में कहीं ना कहीं इन पशुओं को पकड़ने की बात है वो घर कर गई, और इसने उन पशुओं को पकड़ना शुरू कर दिया होगा और अपने साथ रखना शुरू कर दिया होगा। हालांकि विश्व के अलग अलग भागों में जलवायु दशाएं भिन्न भिन्न होती हैं, तो निश्चित तौर पर वहाँ पर पाए जाने वाले पशुओं की जो जाति प्रजातियां हैं वो भी भिन्न होती हैं। तो जिस भौगोलिक क्षेत्र में जैसे पशु रहते थे, उन्हीं पशुओं को वहाँ के मनुष्य ने पालतू बनाना शुरू कर दिया। ये इसका प्रारंभिक रूप था, लेकिन धीरे धीरे पशुपालन है वो मनुष्य के लिए इतना सहायक आर्थिक क्रिया बन गई कि उससे मनुष्य दूर नहीं रह सकता। और वर्तमान समय में हालांकि भौगोलिक परिस्थितियां भी बदली हैं और तकनीकी विकास भी हुआ है, तो इसके साथ साथ पशुपालन के स्वरूप में भी बदलाव आ गया है। पहले जो पशुपालन था वो प्राय एक तरीके से निर्वहन के लिए ही किया जाता था, भी अपनी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हो सके। लेकिन धीरे धीरे ये जो व्यवसाय है पशुपालन वाला, ये व्यापारिक होता चला गया। या फिर मैं यूँ कह सकता हूँ कि पहले जो मनुष्य किया करता था वो पशुपालन की बजाय मैं पशुचारण ज़्यादा कहूँगा उसे, क्योंकि मनुष्य पशुओं को चराया करता था, उनको अपने साथ रखता था। और वर्तमान में जो हो रहा है वो एक तरीके से पशुपालन है। हालांकि इन दोनों में बड़ा अंतर कर पाना संभव नहीं है कि पशुचारण और पशुपालन में क्या अंतर है, क्योंकि दोनों में ही पालन होता है। लेकिन आप इतना समझ सकते हैं कि पहले वाला जो सिस्टम था उसमें मनुष्य प्राकृतिक परिस्थितियों में रह करके पशुओं को चराया करता था। यदि उसको एक स्थान पर उनके लिए चारा उपलब्ध नहीं होता था तो वो उनको लेकर के किसी दूसरे स्थान पर चला जाता था। हालांकि वर्तमान में मानव जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है कि अब
इतने लंबे चौड़े मिल पाते हैं कि पशुओं को स्वच्छंद रूप से उनको घुमा फिरा कर चराया जा सके। तो धीरे-धीरे हुआ क्या कि पशु जो चारण था, जो घूम-घूम के करवाया जाता था, वो धीरे-धीरे स्थायी होता चला गया और एक ही जगह पर पशुओं को रख कर के उनका पालन किया जाने लगा। तो कुल मिलाकर के इसके 2 स्वरूप निकल कर के सामने आए, जिन्हें हम चलवासी पशुचारण और व्यापारिक पशुपालन के रूप में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चलवासी पशुचारण के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। आपने यहाँ देखा होगा कि वर्तमान समय में इसमें पूरा बदलाव आया है और इसने धीरे-धीरे व्यापारिक इस तरह का रूप है वो अपना लिया है। तो हम यहाँ पर इसे 2 भागों में बाँट लेते हैं स्पष्टतया, चलवासी पशुचारण और व्यापारिक पशुचारण या व्यापारिक पशुपालन या वाणिज्यिक पशुपालन जिसको हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलवासी पशुचारण के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, चलवासी पशुचारण अर्थात इसमें पशुओं को अस्थायी यानी कि इसमें स्थायी तौर पर एक जगह पर नहीं रखा जाता है, बल्कि चारे की उपलब्धता के हिसाब से पशुओं को घुमाते रहते हैं। जहाँ पर भी इनको पशुओं के लिए चारा मिलता है, वहाँ पर ये पशुओं को लेकर जाते हैं और वहाँ तब तक उनको रखते हैं जब तक चारे की उपलब्धता बनी रहती है और उसके बाद ये पशुओं को वहाँ से कहीं और लेकर चले जाते हैं। इस चीज़ को आप भली-भांति समझते हैं, क्योंकि हम जिस इलाके में रह रहे हैं, जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, यहाँ पर भी भेड़ पालक और बकरी पालक हैं, जो समय-समय पर समय के अनुसार या चारे की उपलब्धता के हिसाब से हैं, वो स्थान बदलते रहते हैं। खास तौर से यदि हम पश्चिमी राजस्थान की बात करें और थोड़ा आगे चले जाएँ, तो नागौर क्षेत्र है या फिर उससे भी आगे का जो क्षेत्र है, तो वहाँ पर या फिर बाड़मेर जैसलमेर की बात करूँ मैं, जिस इलाके में बहुत कम वर्षा होती है, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, अपने बड़े-बड़े रेवड़ बोलते हैं इन भेड़-बकरियों के समूह को, तो उन रेवड़ों को लेकर के वो पूर्वी राजस्थान या फिर उससे भी आगे वो हरियाणा में, एमपी में, इधर इन स्टेट्स में जाते हैं, जहाँ पर चारे की उपलब्धता हो जाती है, तो वो उनको लेकर घूमते रहते हैं। मैं एमपी बॉर्डर पे जहाँ पोस्टेड था, तो वहाँ भी मैं देखता था कि अपने इलाके के बहुत सारे भेड़ पालक और बकरी पालक बड़े-बड़े समूहों के साथ वहाँ पर घूमते मैंने देखे हैं, क्यों वहाँ बड़े-बड़े जंगल पाए जाते हैं और वहाँ उनको चराने के लिए पर्याप्त जगह है वो मिल जाती है। तो चलवासी पशुचारण का मतलब यही है। चलवासी पशुचारण के बारे में यदि हम जानें, तो ये एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय रहा। जैसा कि मैंने बताया था कि पुराने समय में मनुष्य ने जो भी आर्थिक क्रियाएँ शुरू की, उन सभी का जो लक्ष्य था, उनका जो उद्देश्य था करने का, वो जीवन निर्वाह ही था। पेट पालना ही एकमात्र उद्देश्य था, क्योंकि वो पशुओं से अपना भोजन भी प्राप्त कर सकता था, वस्त्र भी और औज़ार, यातायात के लिए ये सारी चीज़ें हैं, वो उसे पशुओं से मिल जाती थी। इसलिए वो पशुओं को अपने साथ रखता था और वे अपने पालतू पशुओं के साथ पानी और चारागाह की उपलब्धता और गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते थे और इसीलिए इस प्रक्रिया का नाम है वो चलवासी पशुचारण पड़ा, क्योंकि ये स्थान बदलते रहते थे। अब जो अलग-अलग क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर एक तस्वीर आप देख सकते हैं, ये ग्रीष्मकालीन के आरंभ में है, एक क्षेत्र का है जिसमें भेड़ों को पर्वतों की ओर ले जा रहे हैं चलवासी। तो यहाँ पर ये चीज़ देखिए कि विभिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार के पशु पाले जाते हैं, क्योंकि अलग-अलग जलवायु के हिसाब से, भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से वहाँ पर पाए जाने वाले जो पशु हैं वो अलग-अलग होते हैं। जैसे उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में गाय, बैल वहाँ के प्रमुख पशु हैं जिन्हें वहाँ पर पाला जाता है, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में। जबकि सहारा और एशिया के मरुस्थलों में ये मरुस्थलीय भाग हैं जहाँ पर भेड़, बकरी, ऊँट इत्यादि को पाला जाता है। जबकि तिब्बत और एंडीज के पर्वतीय भागों में याक और लामा और आर्कटिक और उपध्रुवीय उत्तरी क्षेत्रों में, यहाँ पे देखिए उत्तरी शब्द जोड़ा गया है क्योंकि दक्षिणी ध्रुवीय जो क्षेत्र है वो जनहीन है, वहाँ पर मनुष्य निवास नहीं कर रहा स्थायी तौर पर, तो वहाँ पर नहीं, इसलिए यहाँ पर उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र जोड़ा गया है, तो वहाँ पर रेंडियर पाले जाते हैं। तो ये अलग-अलग क्षेत्रों में पालने जाने वाले प्रमुख कुछ उदाहरण दिए हैं आपको कि कौन-कौन से पशु उन क्षेत्रों में पाले जाते हैं। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि वर्तमान समय की यदि हम बात करें तो विश्व में चलवासी पशुचारण के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। अब यहाँ से महत्वपूर्ण चीज़ शुरू हो जाती है जिसे हमें विशेष तौर पे नोट्स में शामिल करना है। हालाँकि शुरू से भी आपको 2-3 पंक्तियाँ लिखनी हैं जो मैंने हाइलाइट कर रखी थी। लेकिन यहाँ से ये चीज़ें याद करने वाली शुरू हो जाती हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन जाती है।
क्योंकि यहाँ पर देखिए एक अच्छा सा प्रश्न भी बनता है, चलवासी पशुचारण के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, इस प्रकार से। तो वर्तमान समय में चलवासी पशुचारण के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला है उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होता हुआ मंगोलिया और मध्य चीन तक फैला, ये पहला है। तो आप जब नोट्स बनाएं तो 3 बिंदु बना लीजिएगा। पहला बिंदु लिख लेंगे आप, ये वाक्य के रूप में बिंदु बनेगा, इसमें ये नहीं है कि आपने बिंदु लिखा और वर्णन करना है कुछ भी, हमें 1 नंबर डालेंगे और उसमें ये पूरा वाक्य लिख देंगे। उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होता हुआ मंगोलिया और मध्य चीन तक। अब यहाँ पर यदि आपको लगता है ये वाक्य थोड़ा लंबा है तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं, जैसे उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से मध्य चीन, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो इससे आपको थोड़ी आसानी रहेगी, ज़्यादा लंबा नहीं होगा ये। दूसरा जो क्षेत्र है वो यूरोप और एशिया महाद्वीप में है, और यूरोप और एशिया का जो उत्तरी हिस्सा है उसे टुंड्रा प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे टुंड्रा नाम की वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पे देखिए आप, टुंड्रा प्रदेश, यूरोप और एशिया महाद्वीप का टुंड्रा प्रदेश। टुंड्रा, इसको मैंने अभी बताया क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे टुंड्रा नामक वनस्पति पाई जाती है। ये एक तरीके से ठंडा और बर्फीला क्षेत्र है, तो यहाँ पर पशुपालन पशुचारण किया जाता है। और तीसरा क्षेत्र है दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। ये दोनों ऊपर वाले जो हमने पढ़े हैं, उत्तरी अफ्रीका, अटलांटिक, अरब प्रायद्वीप, तो ये उष्णकटिबंध में पड़ने वाला क्षेत्र है, ये उत्तरी गोलार्ध का हो गया विशेष तौर पर। तीसरा है दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पश्चिम अफ्रीका और मेडगास्कर द्वीप पर। तो ये 3 क्षेत्र आपको याद रखने हैं। और आप आगे हम देखेंगे डायग्राम में भी, देखिए चित्र संख्या 5.4 दिया हुआ है, तो वहाँ पर भी इनको दर्शाया गया है। वैसे मैंने आपको कल ही बताया था कि इसमें हम विश्व के अलग अलग भौगोलिक प्रदेशों और राजनीतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आपको इनकी पहचान जरूर होनी चाहिए संसार के नक्शे में, ताकि आप उनको अच्छे से दर्शा सकें। क्योंकि भूगोल के मेन एग्जाम में मानचित्र से जुड़े प्रश्न भी पूछे जाते हैं 5-6 नंबर के, तो वहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपसे महाद्वीपों के नाम भरवाएं या किसी देश या महानगर का ही नाम भरवाएं, आपसे इस प्रकार की चीज़ें भी संसार के नक्शे में भरने के लिए कहा जा सकता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि यदि आप इनको मानचित्र से जोड़कर देखते हैं तो ये चीज़ें स्थायी तौर पे आप याद कर पाएंगे, भूलेंगे नहीं और हमेशा याद रहेंगी। क्योंकि वैसे भी भूगोल विषय है वो मानचित्रों पर निर्भर करता है और उसका अध्ययन करना, क्योंकि आप पूरे विश्व का यानी पूरी पृथ्वी का अध्ययन करते हैं और पूरी पृथ्वी पर प्रत्यक्ष रूप से पहुंच करके उसका अध्ययन कर पाना संभव नहीं हो पाता। तो मानचित्र ही एक ऐसा माध्यम बचता है, या फिर ग्लोब एक ऐसा माध्यम बचता है जिसके माध्यम से हम उस क्षेत्र में पहुंच करके वहां का अध्ययन कर सकते हैं। तो ये 3 प्रमुख क्षेत्र हैं जिनको आपको नोट्स में विशेष तौर पर शामिल करना है। अब यहाँ पर देखिए, नए चरागाहों की खोज में पशुचारक होते हैं वो समतल भागों और पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरियां तय करते हैं। गर्मियों में मैदानी भाग से पर्वतीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं, जबकि सर्दियों में ये लोग पर्वतीय भाग से मैदानी क्षेत्रों की ओर आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? आप पीछे भौतिक भूगोल पढ़ चुके हैं इसलिए समझ रहे होंगे। मैंने आपको पर्वतीय समीर और घाटी समीर नाम से एक टॉपिक पढ़ाया था, आपको याद हो तो। उसमें हमने पढ़ा था कि जो सर्दियां होती हैं उसमें होता क्या है कि जो सर्दी ठंड का जो सिस्टम होता होगा, आपने देखा होगा, जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वो अत्यधिक ठंडे हो जाते हैं और वहाँ पर फिर रहना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने पशुओं को नीचे मैदान में उतार लेते हैं जो घाटी होते हैं, और वो अक्सर वहाँ पर अपने आप में गर्म स्थिति बना देते हैं, तो ये लोग नीचे उतर के आ जाते हैं। हालांकि घाटियों में कई बार तापमान की विलोमता भी बन जाती है, तो ऐसी स्थिति भी देखने को मिल जाती है। कई बार ठंडी हवाएं नीचे उतर कर आ जाती हैं। आपने पढ़ा होगा तापीय विलोमता के बारे में, क्योंकि तापमान की ये प्रवृत्ति है कि ऊंचाई के अनुसार घटता है, लेकिन कई बार घाटी क्षेत्रों में तापमान है वो ऊंचाई के अनुसार बढ़ता प्रतीत होता है, क्योंकि वहां पर ठंडी हवाएं भारी होकर नीचे बैठ जाती हैं और नीचे की जो गर्म और हल्की हवाएं हैं उनको ऊपर धकेल देती हैं, जिस वजह से ऊपर तापमान अधिक हो जाता है और नीचे कम। तो वो परिस्थिति जरूर बनती है, लेकिन सामान्य तौर पर देखा जाए तो सर्दियों में उच्च पर्वतीय क्षेत्र हैं वो पशुपालन के लिए उपयुक्त नहीं रहते हैं, तो वो लोग मैदानों में आ जाते हैं। और गर्मियों में जब बर्फ पिघलती है तो वहाँ पर तेजी से घास उगती है, और उस घास को चराने के लिए लोग हैं अपने पशुओं को लेकर के पुनः ऊंचे भागों में चले जाते हैं। भारत में हिमालय क्षेत्र में इस प्रकार के स्वरूप आपको देखने को मिल सकते हैं, और इस प्रक्रिया को ऋतु प्रवास भी कहा जाता है। हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में कई जातियां रहती हैं, यानी कई जातियों के लोग रहते हैं जो अपने आप में पशुपालक होते हैं, तो आप इनके नाम भी याद रखने का प्रयास करें।
जैसे यहाँ पे देखिए गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, भूटिया, ये अलग अलग क्षेत्रों में प्रमुख जातियां होती हैं जिनके नाम अपने आप में रखे गए होते हैं। तो ये प्रमुख पर्वतीय क्षेत्र की पशुपालक जातियां हैं जो पशुपालन का काम करती हैं। ये देखिए यहाँ पे दिया है कि ग्रीष्म काल में ये मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाते हैं और शीतकाल में ये लोग पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्र में आ जाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे टुंड्रा प्रदेश का उदाहरण भी दिया गया है कि टुंड्रा प्रदेश में ग्रीष्म काल में दक्षिण से उत्तर की ओर और शीत ऋतु में उत्तर से दक्षिणी ओर चलवासी पुचर हुआ। यहाँ पे इस चीज को भी समझने का प्रयास करिए कि टुंड्रा प्रदेश, मैंने अभी इसकी लोकेशन बताई है कि यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप का जो उत्तरी हिस्सा है वो टुंड्रा प्रदेश है। तो वहां पे होता क्या है कि गर्मी की ऋतु में ये लोग दक्षिण से उत्तर की ओर, क्योंकि सूर्य इस समय उत्तरायण होता है, कर्क रेखा पे सीधा चमकता है, तो ये लोग भी उत्तर की ओर खिसक जाते हैं क्योंकि वहां बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है और वहां पे वनस्पतियां उगती हैं, तो पशु चराने के लिए उपयुक्त दशाएं बन जाती हैं। लेकिन जब सर्दी की ऋतु आती है तो सूर्य दक्षिणायन होता है और मकर रेखा की ओर सीधा चमकता है, तो उस परिस्थिति में उत्तरी जो गोलार्धीय जो क्षेत्र है टुंड्रा प्रदेश, ये अत्यधिक ठंडा हो जाता है। तो यहाँ से पशु चारकों को हटना पड़ता है और ये भूमध्य रेखा की ओर सरकते हैं, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर। और शीत ऋतु में ये उत्तर से दक्षिण की, यानी कि इनको भूमध्य रेखा की ओर खिसकना पड़ता है। तो ये ध्रुव से दूर होते चले जाते हैं और भूमध्य रेखा की ओर निकट होते चले जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि कोई भी क्षेत्र हो वहाँ के पशुपालकों को ऋतु प्रवास करना ही पड़ता है। ये इसमें विशेष चीज इसमें दी गई है, क्योंकि जलवासी पशुचारकों से जुड़ा हुआ ये विशेष एक शब्द हो गया ऋतु प्रवास। अब यदि हम वर्तमान समय की बात करें, जलवासी पशुचारण की स्थिति की यदि हम बात करें, तो वर्तमान समय में जलवासी पशुचारकों की संख्या है वो घटने लग गई है। घटने के पीछे कई कारण हैं, जैसे इसमें दो कारण विशेष तौर पर बताए गए हैं। पहला कारण बताया गया है कि राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण हो गया है और दूसरा कई देशों द्वारा नई बस्तियों की योजना। कहने का मतलब सीधा साधा सा ये है कि आजकल पशुचारकों को इतनी पर्याप्त जगह नहीं मिलती कि वो अपने पशुओं को स्वच्छंद रूप से चरा सके। मैं भी बहुत बार सोचता हूँ कि चलो ठीक है, जब तक बारिश नहीं हो जाती, खेत खाली रहते हैं, तब तक इन लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, ये अपने पशुओं को घुमा घुमा के चराते रहते हैं। लेकिन दिक्कत तब आती है जब पशु अपने बारिश हो जाती है और किसान खेतों में फसलें बो देते हैं, उस समय दिक्कत आती है। तो उस समय इनके लिए बहुत बड़ी परेशानी है। अभी आपने देखा होगा कि पशु जो पालक हैं ये सड़कों के इर्द गिर्द या फिर जो छोटे छोटे जिनको अपन जोड़ बोलते हैं या फिर बनी या वन कह सकते हैं, वहां पर ये अपने पशुओं के साथ टाइम पास कर रहे होते हैं, क्योंकि इस समय इनको सबसे बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। एक और तो बारिश का सीजन रहता है, दूसरी ओर इनको पर्याप्त चारे की सुविधा नहीं हो पाती है। तो बहुत सारे पशु चारक तो इनको एक जगह पर रोक लेते हैं और फिर इनको सूखे चारे के साथ या सूखे चारा खिला करके अपना एक समय निकाल पाते हैं। तो वर्तमान समय में हालांकि इसकी स्थिति है वो घटती जा रही है, ये इसमें आपको बताया गया है। तो ये था जलवासी पशुचारण। तो इसमें आपको नोट्स बनाते समय ज़्यादा कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। शुरू में आप इंट्रोडक्शन के रूप में लिख दें कि ये प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय रहा है और विश्व के जो अलग अलग क्षेत्र हैं वहाँ पर पाले जाने वाले पशु हैं वो विशेष तौर पे अलग अलग रहते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं, जैसे मरुस्थलीय क्षेत्रों में भेड़, बकरियां, ऊँट प्रमुख होते हैं और इसी प्रकार उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में गाय और बैल प्रमुख होते हैं। ये हम डाल देंगे। इसके बाद नोट्स के अगले बिंदु हमारे हो जाएंगे कि वो है कि वर्तमान समय में जलवासी पशुचारण कहाँ कहाँ किया जाता है। तो फिर आप ये 3 क्षेत्र नोट करेंगे और इन तीनों के आप नाम लिख लेंगे। एक उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में पड़ता है, तो दूसरा यूरोप और एशिया के टुंड्रा प्रदेश में है, तो तीसरा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका और मेडगास्कर द्वीप पे पड़ता है। तीनों क्षेत्र लिख लेंगे। फिर आप ये भी बता देंगे कि इनको नए चरागाहों की खोज में ऋतु प्रवास करना पड़ता है और ये कुछ उदाहरण आप दे सकते हैं। भारत में ये जातियां हैं वो इस प्रकार का प्रवास करके पशुपालन करती है। और उसके बाद आप वर्तमान इनकी स्थिति बता देंगे कि वर्तमान में इनकी स्थिति क्या है। तो वर्तमान में इनकी संख्या है वो लगातार घट रही है, जिसके 2 कारण आपको बताए गए हैं, राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण और कई देशों द्वारा नई बस्तियों की योजना बना लेना। यानी कहने का मतलब ये है कि चरागाह, जो प्राकृतिक चरागाह थे, वे लगातार घटते जा रहे हैं। इस वजह से जलवासी पशुचारकों की संख्या भी अब लगातार घट रही है। तो ये था जलवासी पशुचारण। अब है पशुचारण का दूसरा रूप, जिसका नाम रखा गया है, जिसका शीर्षक रखा गया है वाणिज्य पशुधन पालन। जैसा कि मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था कि पशुचारण और पशुपालन, इन शब्दों के माध्यम से भी हम एक चीज को समझ सकते हैं। पशुचारण का अर्थ पशु चराना और पशुधन पालन का अर्थ पशुओं को पालना।
हालांकि दोनों में कोई ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों में ही पशुपालन की क्रिया होती है, लेकिन ये शब्द आपको प्रक्रिया को समझा देते हैं कि इनमें पशुपालन होता कैसे है। जैसे पशुचारण में पशुओं को चराया जाता है और इसमें पाला जाता है, इसमें थोड़ा सा फर्क आपको नजर आएगा। तो ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए कि पहली विशेषता इसकी क्या बताई गई है वाणिज्य पशुधन पालन की, कि पशु चलवासी पशुचारण की अपेक्षा वाणिज्य पशुधन पालन, इसको आप व्यापारिक पशुपालन भी कह सकते हैं सरल शब्दों में, क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन शब्द बन जाता है वाणिज्य पशुधन पालन। इसको व्यापारिक पशुपालन भी कहते हैं। व्यापारिक इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें पशुओं के पालन का जो प्रमुख उद्देश्य है वो जीवन निर्वहन नहीं होता। जैसा कि हमने पशु चारण के बारे में पढ़ा था, चलवासी पशुचारण के बारे में, कि उसमें किसान के पालने का प्रमुख उद्देश्य है वो जीवन निर्वहन है, जबकि इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो व्यापार करना है। इसमें पशुओं से जो भी उत्पाद प्राप्त होते हैं उनको बाजार में बेच करके पूंजी कमाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है कि ये व्यवस्थित भी है और पूंजी प्रधान भी है, यानी इसमें इस क्रिया को करने में भी पूंजी खर्च करनी पड़ती है और फिर इसके बदले मनुष्य को इसमें अत्यधिक पूंजी की प्राप्ति भी होती है। तो आप अपने नोट्स में ये वाक्य जरूर शामिल करें कि चलवासी पशुचारण की अपेक्षा वाणिज्य पशुधन पालन है वो अधिक व्यवस्थित है और पूंजी प्रधान है। इसके अलावा दूसरी विशेषता की यदि हम बात करें तो ये पश्चिमी संस्कृति। यहाँ पर पश्चिमी संस्कृति से आपका क्या मतलब है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा। आप में से कोई भी विद्यार्थी इस बारे में मुझे रिप्लाई दें। इसमें आया है कि ये जो क्रिया है, आर्थिक क्रिया, ये पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है। तो यहाँ पर पश्चिमी संस्कृति से क्या मतलब है आपका, ये आप बताएं। देशों की संस्कृति से प्रभावित है। पश्चिमी देशों, तो यहाँ पर मैं ये भी जानना चाहूँगा कि पश्चिमी देशों से आपका क्या मतलब है। यहाँ पर कौन से देश हैं जिन्हें हम पश्चिमी देशों की श्रेणी में रखते हैं? देखो, इसे आप सीधा और सरल सा समझ सकते हैं कि हम, यानी हम भारतीय लोग हैं, हम रहते हैं पृथ्वी के पूर्वी गोलार्ध में, हम भारत के निवासी हैं और हमारा देश पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। मैं यहाँ पर एक और सामान्य ज्ञान की बात करना चाहूँगा आप लोगों के साथ में, क्योंकि कक्षा 11 में हम अध्ययन कर चुके हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि भारत है वो पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि अक्षांशीय दृष्टि से देखा जाए तो ये उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है और देशांतरीय स्थिति से ये पूर्वी गोलार्ध में। तो इसकी स्थिति यदि आपसे पूछी जाती है तो आप प्रत्युत्तर देते हैं कि भारत है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में बसा हुआ एक देश है। तो आप में से कोई भी विद्यार्थी ये बताएं कि भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति क्या है। 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। ये अक्षांशीय स्थिति बता रहे हो या फिर देशांतरीय स्थिति बता रहे हो आप? अक्षांशीय। यहाँ पे आप पॉइंट नहीं बोले, मैंने आपको कक्षा में भी मना किया था, क्योंकि यहाँ पे डिग्री लगी है 8 डिग्री 4 मिनट इस प्रकार से बोलना आपको, और 37 डिग्री 6 मिनट। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। बाकी विद्यार्थी भी इससे अपडेट हो जाएं। यदि आप भूल गए हैं तो एक बार अपनी मेमोरी में इसे पुनः ताज़ा कर लें कि भारत की जो अक्षांशीय स्थिति है वो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होती है और 37 डिग्री 6 मिनट पे वो समाप्त होती है। और यहाँ पर भी एक चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कि ये भारत के प्रमुख धरातलीय भाग की अक्षांशीय स्थिति है, जबकि कहीं ना कहीं आपको ये आंकड़ा 8 डिग्री 4 मिनट की जगह 6 डिग्री 4 मिनट भी मिल सकता है, क्योंकि आप जब भारत का नक्शा देखते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि अंडमान जो निकोबार द्वीप समूह जो भारत का अभिन्न हिस्सा है वो काफ़ी नीचे रह जाता है। हालांकि यदि उसको हम शामिल करते हैं तो श्रीलंका का एक हिस्सा भी उस एरिया में आ जाता है। तो मुख्य धरातल की शुरुआत है वो 8 डिग्री 4 मिनट से होती है, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर जिस स्थान से शुरुआत होती है उसे यदि हम शुरुआती बिंदु मानते हैं तो फिर ये हो जाता है आपका 6 डिग्री 4 मिनट। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है कि यहाँ पर यदि हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह से शुरुआत मानते हैं तो वो कौन सी जगह है जहाँ से भारत की शुरुआत मानी जाती है?
रिप्लाई दे। ग्रेट निकोबार। हाँ, उसमें दो भाग हैं उसके, एक अंडमान है और एक निकोबार है। तो निकोबार जो द्वीप समूह है उसमें वो जगह है जहाँ से भारत की शुरुआत मानी जाती है। क्या उस स्थान का नाम आप बता सकते हैं? ये अपने आप में सामान्य जीके का एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर। ग्रेट निकोबार। वो तो ठीक है, वो तो हो गया, क्षेत्र का नाम हो गया। मैं उस जगह का, उस स्थान का पूछ रहा हूँ। ये स्थान होता है ना, जैसे कोई भी जगह का नाम होता है, कोई शहर का या गांव का, इस हिसाब से। जैसे चलो ये बताइए, मुख्य जो धरातल है उसका दक्षिणतम बिंदु क्या है? जैसे 8 डिग्री 4 मिनट है, वो कहाँ से शुरू कन्याकुमारी। होता है? कन्याकुमारी आ गया ना। कन्याकुमारी। जैसे हाँ, ये स्थान का नाम है कन्याकुमारी। तो ऐसे ही उस जगह का क्या नाम है जो निकोबार द्वीप समूह में है और जहाँ से शुरुआत मानते हैं भारत की? उसको क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट बोलते हैं उसे, आप इंदिरा याद पॉइंट। रखिए। हाँ, इंदिरा इंदिरा पॉइंट याद रखें आप उसे। 6 डिग्री 4 मिनट से उसकी शुरुआत हो जाती है। ठीक है, इसी प्रकार इंदिरा कोल है जो उत्तरतम बिंदु, जो जगह का नाम है। जैसे अपन बोलते हैं ना, कन्याकुमारी से कश्मीर बोलते हैं, तो कश्मीर में जो जगह है जहाँ पर भारत खत्म होता है उसको इंदिरा कोल बोलते हैं। तो ये सामान्य ज्ञान के प्रश्न होते हैं, इन्हें आप अपडेट होते रहा करो। जैसे जब भी मौका मिले ना, जैसे अभी हम वर्तमान में चीज कुछ और पढ़ रहे हैं लेकिन जिक्र कुछ और हो गया, ये जरूरी होता है, तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी होता है। इससे अपडेट होते रहते हैं आप। तो मैं ये, चलो अक्षांशीय स्थिति वाली बात क्लियर हो गई। अब हम देशांतरी स्थिति की बात करते हैं कि भारत की देशांतरी स्थिति क्या है, क्योंकि दो देशों के मध्य अंतर निकालने का जो कार्य है वो हम इसी के माध्यम से करते हैं। हाँ बताइए। मैं बताऊं सर? 68 डिग्री से 95 68 डिग्री डिग्री 25 7 मिनट। 97 डिग्री 25 मिनट। एक मिनट, एक एक विद्यार्थी बताएं। जैसे एक बार हेतराम आपने पहले रिप्लाई दे दिया है तो आप रुक जाए एक बार, अन्य किसी विद्यार्थी से लेते हैं। नीतीश माइक ऑन किए हुए है, आप बताइए। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। हाँ, और यही जवाब दिया था यहाँ पर मदन लाल ने और नेहा ने भी। तो आप सभी के जवाब सही हैं। भारत की देशांतरीय स्थिति है वो पूर्वी गोलार्ध में है। 68 डिग्री 7 मिनट से इसकी शुरुआत होती है और 97 डिग्री 25 मिनट। अब हम जिक्र कर रहे थे कि पश्चिमी देशों की संस्कृति क्या है। तो यहाँ पर पश्चिमी देश हम किन्हें कहेंगे, तो यहाँ पर विशेष तौर पे उन देशों की चर्चा हो रही है जो हमसे पश्चिम में है, या फिर यूं कहूँ कि पृथ्वी के पश्चिमी हिस्से में जो बसे हैं, या जो पश्चिमी देशांतरों में बसे हुए देश हैं, उन्हें हम कह सकते हैं पश्चिमी देश। और उन देशों की संस्कृति कहलाती है पश्चिमी संस्कृति। जैसे अमेरिकन देश इसमें शामिल हो जाते हैं। अमेरिका है तो वो भी पश्चिमी देशों की संस्कृति में गिना जाएगा, क्योंकि वो हमसे पश्चिम में रह जाता है। वैसे तो हमसे पश्चिम में ही है, हालांकि जैसे यूरोप महाद्वीप के देश भी अपने आप में पश्चिमी संस्कृति में माने जाते हैं, क्योंकि अमेरिका में रहने वाले लोग भी यूरोप महाद्वीप से गए हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक तरीके से अंग्रेज लोगों की जो संस्कृति, अंग्रेज लोगों की, ब्रिटिश लोगों की जो संस्कृति है, वो संस्कृति हमारे लिए पश्चिमी संस्कृति है। तो पश्चिमी संस्कृति ने हमें हर क्षेत्र में प्रभावित किया है। हर क्षेत्र में हमारा खान पान, हमारी वेशभूषा, हमारा रहन सहन, हमारी पढ़ाई लिखाई, इन सब चीज़ों में पश्चिमी देशों ने हमें बहुत प्रभावित किया है। और वैसे भी एक लंबे समय तक भारत में पश्चिमी देशों ने शासन भी किया है, तो निश्चित तौर पर इन चीज़ों का असर तो पड़ने वाला ही था। तो आर्थिक क्रियाओं में भी आपको इनका असर देखने को मिलता है। तो इसमें यही बताया गया है कि ये जो पशुधन पालन है ये पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है। आपने सुना होगा या देखा भी होगा कि फलाने व्यक्ति के पास में अमेरिकन गाय है, इस प्रकार से नाम आपने सुने होंगे। मैं भी पहले छोटा था तब सुनता था कि उनके घर में एक अमेरिकन गाय है, वो इतना सारा दूध देती है, वो ऐसी है, ऐसी चर्चाएं होती थी। तो देव नाम से पता चल रहा है अमेरिकन गाय, इसका मतलब ये भारत की नस्ल नहीं है, बल्कि इस नस्ल को अमेरिका से यहाँ लाया गया है और इसका पालन यहाँ पर किया जा रहा है। तो आपको भी अपने मोहल्ले में, गांव में 2 4 5 इस प्रकार के पशु मिल जाएंगे जो यहाँ की मूल नस्ल के नहीं है, बल्कि वो विदेशी
नस्ल के हैं। तो इन चीज़ों से आप अपने ज्ञान को स्थायी कर सकते हैं। दूसरा, इसकी जो विशेषता बताई जा रही है कि इनके जो फॉर्म होते हैं वो स्थायी होते हैं। देखिए, ये दोनों में इनके नामकरण का बड़ा अंतर हो गया। उसको हम चलवासी पशुचारण बोलते हैं और इसे हम व्यापारिक पशुधन पालन बोलते हैं। इन दोनों में बड़ा अंतर ये है कि वो स्थायी होता है और इसके जो फार्म होते हैं वो स्थायी होते हैं, यानी इनके जो बाड़े बनाए गए होते हैं उनमें इनको ठहराया जाता है और इनको घुमा घुमा कर नहीं चराया जाता है, इनको एक ही जगह पर रखा जाता है। हालांकि इसमें बहुत सारे पशु एक साथ पाले जाते हैं, तो इनके जो फार्म होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, विशाल क्षेत्र पर फैले होते हैं। और अमेरिका तो वैसे भी अपने आप में क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा देश है, तो वहाँ के तो खेत भी बहुत बड़े बड़े हैं और वहाँ के पशुओं के बाड़े भी बहुत बड़े बड़े हैं। हमारा देश तो क्या है कि घना बसा हुआ है, यहाँ का जनसंख्या घनत्व ऊंचा है, तो यहाँ पर इतने बड़े फार्म नहीं मिलते हैं, यहाँ छोटे ही मिलते हैं, लेकिन उन देशों में ये बहुत बड़े मिलते हैं। तो ये मुख्य मुख्य बातें हैं, विशेषताएं हैं, 3-4 पंक्तियां हैं, ये आपको अपने नोट्स में शामिल करनी है। फिर हम नीचे आते हैं, इसकी गतिविधियों को और बढ़ते हैं। तो इसमें बताया गया है कि इसमें ये एक विशिष्ट गतिविधि है जिसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। ये सुविधा के लिए होता है, क्योंकि जब हम एक साथ अलग अलग प्रकार के पशु पालते हैं तो उनके रख रखाव में दिक्कत आती है, क्योंकि उनका रहने का तरीका, उनका भोजन इत्यादि है वो भिन्न भिन्न हो जाते हैं। इसलिए उनकी देखभाल करते समय भी हमें कई परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। इसलिए क्या किया जाता है, इसमें विशिष्ट पालन किया जाता है। विशिष्ट का मतलब ये है कि इसमें एक बाड़े में एक ही प्रकार के पशु विशेष तौर पे पाले जाते हैं, ताकि उनका रखरखाव, उनका खान पान है एक जैसा हो और दिक्कतें नहीं आए। जैसे इसमें बताया गया है, प्रमुख पशुओं में यानी कि व्यापारिक पशुपालन में जो पाले जाने वाले प्रमुख पशु हैं उनमें भेड़, बकरी, गाय, बैल, घोड़े आदि हैं। इनसे प्राप्त मांस, खाले, ऊन, यानी इससे जो भी पशु उत्पाद प्राप्त होते हैं उन पशु उत्पादों को वैज्ञानिक ढंग से, यानी कि यहाँ पे जो कुछ भी होता है वो वैज्ञानिक ढंग से होता है, उनको संसाधित किया जाता है और डिब्बा बंद कर, यानी डिब्बा पैक करके उनको विश्व के बाजारों में निर्यात कर दिया जाता है। तो यहाँ पर इनको पालने का जो प्रमुख उद्देश्य है वो केवल जीवन निर्वहन नहीं है, इसका एकमात्र उद्देश्य है वो व्यापार करना है। तो जो भी पशु उत्पाद प्राप्त होते हैं उन पशु उत्पादों को ये पैकिंग करके विश्व के अन्य क्षेत्रों में निर्यात कर देते हैं। पहले हम आगे बढ़ने से पहले हम इस मानचित्र पे चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको मानचित्र का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, और परीक्षा में भी कई बार ये चीज़ें हैं वो पूछी जाती हैं कि आप संसार के नक्शे में आप इन चीज़ों को दर्शाइए या इन चीज़ों को दर्शाइए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इस रेखा चित्र में या मानचित्र में चलवासी पशुचारण के क्षेत्र दर्शाए गए हैं, चलवासी पशुचारण के क्षेत्र दर्शाए गए हैं। तो आप एक बार पुनः थोड़ा याद करने का प्रयास करें कि चलवासी पशुचारण के कितने क्षेत्र अभी हमने पढ़े हैं। रिप्लाई दे कोई विद्यार्थी। 3। तीनों के नाम भी याद है? कोशिश करिए आप। याद नहीं है? यहाँ पर देखिए तीनों स्पष्ट दिख रहे हैं। देखिए यहाँ जाइए आप एक बार, नक्शे में आइए आप, यहाँ तीनों आपको स्पष्ट दिख रहे हैं। पहला ये था, ये पहला मैं जहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, तो आप देख रहे होंगे कौन सा महाद्वीप है और इसी के नाम के आधार पे इसको रखा गया है। पहला ये क्षेत्र था, ये ठीक है। और दूसरा आपको बताया गया था ये वाला क्षेत्र है, ये क्षेत्र बताया गया था। तो ये भी आप समझ रहे होंगे कौन सा क्षेत्र है। यानी इनके नामकरण आप खुद भी रख सकते हैं, यदि आप नक्शे में पहचान रहे हैं तो उसका नामकरण आप खुद भी रख सकते हैं, ठीक है। और तीसरे का नाम यहाँ दिया गया है, ये ठीक है। तो फिर ये दूसरे में ये सारे शामिल हो जाएंगे। ये जो पूरा डब्बा दिखाई दे रहा है, ये पहले में ये पूरा शामिल कर लो आप, ठीक है। तो ये 1 नंबर हो गया, यहाँ पर 1 नंबर भूभाग हो गया, और ये आपका 2 नंबर हो गया, ठीक है, 2 नंबर, और ये आपका 3 नंबर हो गया। अब इनके आप नामकरण रख सकते हो। जैसे ये हिस्सा है वो अफ्रीका महाद्वीप का है, लेकिन अफ्रीका का कौन सा हिस्सा है? उत्तरी हिस्सा है, तो उत्तरी अफ्रीका हो गया, ठीक है। और इसके आसपास का हिस्सा हो गया, जैसे ये पश्चिमी और मध्य एशिया, ये इसको मध्य एशिया कहेंगे क्योंकि एशिया का बीच का भाग हो गया ये। और ये पश्चिमी एशिया हो जाएगा क्योंकि एशिया महाद्वीप का पश्चिमी हिस्सा हो गया, और ये अफ्रीका का उत्तरी हिस्सा हो गया। तो इन तीनों को हम शामिल कर लेते हैं पहले क्षेत्र में। फिर ये जो क्षेत्र है, ये ऊपर वाला भाग, इसमें आधा यूरोप का है, ये हिस्सा यूरोप का है और ये हिस्सा एशिया का है।
और इसका क्या नाम बताया था आपको, आप बता सकते हैं? टुंड्रा प्रदेश, भूलिए मत आप इसे, टुंड्रा प्रदेश याद रखिए। तो ये दूसरा क्षेत्र हो गया और ये तीसरा हो गया। तो ये भी अफ्रीका महाद्वीप का ही है, लेकिन ये अफ्रीका महाद्वीप का कौन सा हिस्सा है? ये दक्षिणी, और उस हिसाब से देख दिए पड़ता है पश्चिमी। तो ये दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका हो गया, ठीक है। और ये हो गया आपका वो बताया गया था ना, मेडगास्कर द्वीप, ये यहाँ पे जो धब्बा दिखाई दे रहा है। तो बहुत ईजी है संसार के नक्शे में इन चीज़ों को यूज करना, और यदि आप बार बार यूज करने लग जाएंगे ना, तो ये नक्शा बहुत ईजी लगने लग जाएगा आपको। और ये जो चीज़ें हैं जो रटके हम याद करते आए हैं अभी तक, ये हमें स्वतः याद रहने लग जाएगी, कौन सी जगह कहाँ है, कैसे है, ठीक है। तो ये था चालुक्य उच्चारण को यहाँ पे दर्शाया गया है। यहाँ पर एक तस्वीर और है, इसे भी आप देख लीजिए। इसमें आपको वाणिज्य पशुधन पालन का एक तरीका बताया गया है, कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो रेलिंग दिखाई दे रही है, आप इस पे गौर करिए, देखिए ये रेलिंग दिखाई दे रही है। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या होता है कि इसमें एक बाड़ा बनाया जाता है, जिसपे कांटों की बाड़ बनाई जा सकती है, या फिर कोई दीवार बनाई जा सकती है, या फिर लोहे के तार बांधे जा सकते हैं। कैसे भी करके पशुओं को उसके अंदर ही रखा जाता है। तो देखो ये भागा दौड़ी कर रहे हैं, लेकिन ये इसके अंदर ही ऐसा कर पा रहे हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो ये स्वच्छंद नहीं है, ये इनके एक तरीके से गुलाम है, ये जैसा चाहे वैसा इनको ही करना पड़ता है। अब यहाँ पर एक वाक्य देखिए, इस पिक्चर के नीचे दिया गया है कि अलास्का के उत्तरी प्रदेशों में रेंडियर पालन, जहाँ कुल भंडार का लगभग 2/3 अधिकांश एस्किमो रखते हैं। एस्किमो, ये हालांकि आपने जिक्र सुना होगा, पिछले सिलेबस में इस पे एक बहुत बड़ा पार्ट था, अब की बार हटा दिया है वो। एस्किमो के बारे में आप रखते हैं? जनजाति है। हाँ, ये टुंड्रा प्रदेश में रहने वाली एक आखेटक जनजाति है, और रेंडियर उनका एक प्रमुख सहायक पशु है। ये देखिए आप, ये रेंडियर है, इसके सींगों का ही डिजाइन थोड़ा अलग रहता है, आप देख सकते हैं। ये 12 सिंगा जिसको अपन बोलते हैं ना, नाम सुना होगा आपने 12 सिंगा। यस सर। हाँ, तो इसके सींगों की क्या शाखाएं निकलती हैं अलग अलग, तो मान लीजिए 12-13 शाखाएं होती हैं, इसलिए इसका नाम भी हो गया 12 सिंगा। इन काफी वजनदार हो जाते हैं। तो ये एक प्रमुख पशु है इस जनजाति का, इसलिए यहाँ पर इसका जिक्र हुआ है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ा कि जो व्यापारिक पशुपालन होता है, उसमें जो भी उत्पाद प्राप्त होते हैं उनको वैज्ञानिक ढंग से संसाधित किया जाता है और डिब्बा बंद कर उनको विश्व के बाजारों में निर्यात कर दिया जाता है। और यहाँ पे समस्त व्यवस्थाएं, ये देखिए यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पर जो समस्त प्रकार की व्यवस्थाएं हैं उनको वैज्ञानिक आधार पर किया जाता है। यानी कि इसमें पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था है, या फिर कोई भी प्रकार की चीजें हैं, वो अधिकतर वैज्ञानिक और आधुनिक होती हैं। पशुओं को नहलाना, धुलाना, उनके लिए चारे की व्यवस्था करना, इत्यादि इत्यादि, समय समय पर उनकी पूरी देखभाल मशीनों से अधिकतर कार्य होते हैं। जैसे प्रजनन, पशुओं का प्रजनन है, जनिक सुधार है, बीमारियों पर नियंत्रण है, समय समय पर टीकाकरण इत्यादि, उनके स्वास्थ्य इत्यादि पूरा ध्यान दिया जाता है। ऐसे ही उनको भोजन खिलाने से पहले उनकी जांच की जाती है कि कहीं ना कहीं ये शरीर में जाके नुकसान तो नहीं करेगा। तो ये चीजें हैं वो इसमें देखने को आपको मिलती है। इसलिए इसको शुरू में कहा गया था कि ये पूंजी प्रधान व्यवसाय है, इसमें पैसा खर्च होता है। हालांकि जिस व्यवसाय में हम जितना ज्यादा पैसा खर्च करते हैं तो आय भी फिर उसी हिसाब से हो जाती है, वो एक अलग चीज है। तो आपको ये 2-3 पंक्तियां नीचे वाली लिखनी है, फिर आप यहाँ आ जाइए, जो अपने आप में इम्पोर्टेंट चीज बन जाती है, या फिर मैं यूँ कहूँ कि इसे आपको याद रखना ही है, चाहे आप रट के याद रखें या फिर कैसे भी। तो इसमें वे क्षेत्र बताए गए हैं जहाँ पर इस प्रकार की आर्थिक क्रिया की जाती है, यानी कि व्यापारिक पशुपालन किया जाता है। तो आप देख सकते हैं वो कौन कौन से देश हैं जहाँ पर विशेष तौर से वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है। तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरुग्वे और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये विशेष देश हैं जहाँ पर इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं। हालांकि वैसे तो पूरे विश्व में ही ये स्वरूप फैलने लग गया है, भारत में भी इस प्रकार का पशुपालन हो रहा है। डेयरी और या फिर ये गौशाला है, ये भी अपने आप में एक इसी का प्रारूप है। और डेयरी है वो तो है ही अपने आप में, जहाँ पर विशेष नस्ल के पशु रखे जाते हैं, खासतौर से गाय और भैंसें हमारे यहाँ पर पाली जाती हैं। भेड़ बकरियां अभी भी स्वच्छंद रूप से चराकरी पाली जा रही हैं। तो ये विश्व के प्रमुख देश हैं जहाँ पर ये आधुनिक किस्म का पशुपालन किया जाता है। तो ये थी विश्व की एक प्राचीन आर्थिक क्रिया पशुपालन, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा है। तो हमने 2
प्राथमिक क्रियाओं का अध्ययन कर लिया। वैसे 3 हो गई हैं, आखेट हो गई, भोजन संग्रह हो गया, और अब हमने पढ़ लिया यहाँ पर पशुपालन के बारे में। अगली जो प्राथमिक क्रिया शुरू होने वाली है वो है कृषि, जो प्राचीन समय की ही नहीं बल्कि आधुनिक समय की भी एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और एक वो बड़ा बिंदु, ये बिंदु आने वाला जो बिंदु, ये काफ़ी बड़ा बिंदु होगा और पढ़ने में काफ़ी रोचक भी होगा। तो आज की लाइव क्लास में सिर्फ हम ये एक ही बिंदु जानने वाले हैं। मैंने आप में से बहुत सारे बच्चों को फ़ोन भी किया है, तो रिपोर्ट भी आई है कि कुछ बच्चों का होमवर्क चौथे अध्याय तक पूरा नहीं हुआ है, तो आप उसे पूरा कर लें, क्योंकि पढ़ने का एक विशेष तरीका होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यदि हम पढ़ते भी वही चीज़ हैं, लिखते भी वही हैं और याद भी वही करते हैं, तो तीनों चीज़ एक साथ रिपीट होती रहती हैं। लेकिन यदि तीनों काम अलग अलग कर रहे हैं, कि जैसे पढ़ा अभी हमने पशुचारण के बारे में, लिखोगे आप जनसंख्या संगठन के बारे में, लिंगानुपात के बारे में, और याद करोगे आप जनसंख्या वृद्धि के बारे में, तो इससे कुछ गड़बड़ी भी हो सकता है, बदहजमी हो सकती है, आपके दिमाग को हो जाता है ना कई बार, उल्टा पुल्टा भी हो जाता है। जैसे अभी हम पशुओं की बात कर रहे हैं और लिंगानुपात में आपको पता है स्त्री पुरुषों की बात होती है, तो कहीं ना कहीं लिखने में मिस्टेक हो सकती है। तो आप जो भी काम आपको दिए जाते हैं साथ साथ तैयार करते रहें। और मैंने सोचा, एक प्लान बनाया है कि मैं कक्षा 11 का भी लाइव क्लास लूँ। तो हो सकता है मैं सप्ताह में 3 दिन आपकी कक्षा लूँगा और 3 दिन 11वीं क्लास की लूँगा। हालांकि अभी तक उसमें स्टूडेंट्स जुड़े नहीं हैं। यदि आपके छोटे भाई बहन हैं कक्षा 11वीं में और वो भौतिक भूगोल पढ़ना चाहते हैं, तो आप उन्हें सूचना दे दीजिएगा। जिस प्रकार आपका टाइम रखा मैंने 5:30 से 6:15 का, वैसे ही उनका भी 5:30 से 6:15 का रखूँगा। तो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, ये 3 बार आपके लिए रहेंगे, और मंगलवार, और उसके बाद कौन सा आएगा, गुरुवार और फिर शनिवार, ये 3 दिन उनके रखे जाएंगे। और कोई क्वेरीज है किसी विद्यार्थी की, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। सर ये पीडीएफ हमें सेंड करना। देखो, इसकी जो ये लेसन है इसकी तो मैंने पीडीएफ सेंड कर ही रखी है ग्रुप में, पहले कर दी थी। और ये जो कट करके जो मैं नोट्स टाइप बना देता हूँ वो मैंने अभी बनाई नहीं है, बनते ही मैं शेयर कर दूंगा। तब तक आप, जैसे मैंने हाईलाइट की है ना पंक्तियाँ, हाँ जैसे मैंने सर। बताया चीज इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट करते जाएं, ओके सर। क्योंकि बुक से थोड़ा आने में लेट हो सकती है, लेकिन पढ़ना तो नहीं पड़ेगा, तो आप कंटिन्यू पढ़ते रहें, ठीक है। यदि मैं कल कक्षा 11वीं की लाइव क्लास लेता हूँ तो फिर आपकी कल क्लास नहीं होगी, मैं 3 दिन का शेड्यूल रखूँगा, ठीक है। बाकी ग्रुप में ओके सर। ठीक है। टेक केयर ऑल। थैंक यू सर।